बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डेटाबेस सिस्टम्स का जो कंटेंट देखेंगे वो है सब क्यूरीज के साथ। सब क्यूरीज को हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। उसी को जब हमने कंटिन्यू करना है तो उससे रेलेवेंट हमने थोड़े से ऑपरेटर्स देखने हैं, जो कि हमारे पास है एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर। इसके अलावा हम लोगों ने हैविंग क्लॉज सिंपल क्यूरीज के साथ किया था। इसको हम इसका ओवरव्यू हम देखेंगे सब क्यूरीज के साथ। उसके बाद गाइडलाइंस आ जाएंगी कि सब क्यूरीज को हम किस तरह से यूज करते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कोरिलेटेड सब क्यूरीज। अच्छा जी, उसके बाद अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर है जो सब क्यूरी के लिए हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, दैट इज एनी ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप देखिए, अगर हम इस एनी लफ्ज की ही बात करते हैं तो एनी का मतलब ये होता है कोई भी हो सकता है। इट इज यूज फॉर सब क्यूरीज दैट रिटर्न मल्टीपल रोज, यानी कि जब हमने मल्टीपल रोज रिटर्न करवाई हैं सब क्यूरी लिखने के बाद, तो आप ये देखिए कि सब क्यूरी जब हम लिख रहे होते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सब क्यूरी कोई सिंगल रो हमें रिटर्न करे, या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो सब क्यूरी जो हमने लिखी है वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सके। इट इज यूज्ड विद वेयर एंड हैविंग क्लॉज अलोंग विद लॉजिकल ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर को हम इसके अलावा कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम इसको वेयर क्लॉज में और हैविंग क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ये एनी ऑपरेटर को हम यूज क्यों करते हैं, ये इसका पर्पस क्या है? एनी ऑपरेटर कंपेयर्स अ वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय अ सब क्यूरी। अब ये एनी ऑपरेटर करता क्या है? सब क्यूरी जब हमने एग्जीक्यूट करवाई, यानी कि इनर क्यूरी को जब हमने एग्जीक्यूट करवाया है, तो जैसे जैसे सब क्यूरी से हमें वैल्यूज वापस मिलना शुरू होंगी, यानी कि लाइन वाइज या रो वाइज, तो जैसे जैसे वैल्यूज हमारे पास आती जा रही हैं, एनी ऑपरेटर क्या करता है? उन वैल्यूज को लेता है और उसको कंपेयर करवा देता है प्रीवियस वैल्यू के साथ जो कंडीशन के अंदर हमने लिखी होती है। अब ये जो कंपैरिजन करवाना है एनी ऑपरेटर ने, ये तीन तरह से हो सकता है जो उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है। पहला कंपैरिजन आता है ग्रेटर एनी के साथ, ग्रेटर देन एनी। इसका मतलब क्या है? मींस मोर देन द मिनिमम वैल्यू, यानी कि जहां पे हमने लिखा है ग्रेटर देन एनी, इसके आगे, एनी के आगे ब्रैकेट के अंदर हमने कोई सब क्यूरी लिखी होगी जहां से हमें वैल्यूज मिल रही हैं, और हमने ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमें रिटर्न हुई है, क्या ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिखी हुई वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाता है इक्वल टू एनी। इसका मतलब क्या है कि हमने इक्वलेंसी को चेक करना है, यानी कि हमने ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई जो है और राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, आर दे बोथ इक्वल और नॉट। और ये इक्वल टू एनी, अगर हम इस ऑपरेटर की बात करते हैं, इट इज टोटली इक्वल टू इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर के अंदर हमने क्या किया था? हम इन लिखते थे और ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज लिखते थे जिनके साथ हम कंपैरिजन करवा रहे होते थे। और इसी तरह से जो थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है वो है लेस देन एनी, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी उसको हमने क्या कंपेयर करवाना है? जो राइट साइड पे वैल्यू है क्या वो उससे कम है, या राइट साइड वाली वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। एग्जाम्पल इसकी देखें एनी ऑपरेटर की। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द लोएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट नंबर 30। अब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ी सी नेस्टेड वाला हमें लग रहा है। दोबारा हम इसको पढ़ते हैं। राइट अ क्यूरी, हमने क्यूरी लिखनी है, दैट डिस्प्लेस, क्या डिस्प्ले करवाएगा? एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज की थोड़ी सी डिटेल्स होंगी। हु अर्न, अब हु अर्न का मतलब क्या है कि अर्न हम कहाँ पे यूज कर रहे थे? हम, यानी कि हम बात कर रहे हैं हम उसकी सैलरी के बारे में, एम्प्लॉय की। अर्न सैलरी के लिए आ गया। मोर देन, मोर देन का मतलब क्या है कि सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। देन द लोएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट नंबर 30। अब लोएस्ट सैलरी अगर हमने डिपार्टमेंट नंबर 30 में कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें एक और क्यूरी लिखनी पड़ेगी जहां पे हम क्या कंपेयर करवा सकें? इस लोएस्ट सैलरी को करवा सकें। उसके लिए क्या किया है इन्होंने? नीचे सेलेक्ट की जो स्टेटमेंट लिखी है, उन्होंने लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब एंड डिपार्टमेंट नंबर। ये वही स्पेसिफिकेशंस है जो एम्प्लॉय के टेबल में से हम रिट्रीव करवाना चाह रहे थे फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर क्लॉज में आए। वेयर क्लॉज में उन्होंने क्या लिखा है? सैलरी, क्योंकि हमने कहा था हु अर्न, अर्न करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सैलरी को यूज किया। मोर देन, मोर देन के लिए हमने क्या यूज कर लिया? ग्रेटर देन एनी को यूज किया है। और उसके आगे हमने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन यूज की है जिसको हमने सेटिस्फाई करवाना था सैलरी के साथ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट हमने किस लिए यूज किया था? अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये कहा था कि आप जिस भी एट्रीब्यूट के साथ डिस्टिंक्ट को यूज करेंगे
वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रेपिटेशन को ऑफ कर देता है, यानी कि जहां जहां पर भी रेपिटेशन आ रही होगी वो रेपिटेशन ओमिट हो जाएगी सिमिलर वैल्यूज की, और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज यानी कि जो डिफरेंट वैल्यूज हैं या जो डिससिमिलर वैल्यूज हैं वो वाली आपको शो हो जाएंगी। फिर उसके आगे क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल में से वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। अब वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर में वो चेक करेगा, एक सैलरी निकालेगा, उसको कंपेयर करवाएगा कि क्या एम्प्लॉय की, ओवरऑल एम्प्लॉय की सैलरी उससे लेस देन है। अगर तो लेस देन होगी तो उसको छोड़ देगा, अगर ग्रेटर देन होगी तो उसको वो क्या करेगा, ले लेगा और शो करवा देगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, इसी तरह से जहां जहां पर भी एम्प्लॉय की सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 30 की लोअर सैलरी से बड़ी होगी वो वाली शो हो जाएगी। अब आप नीचे रिजल्ट्स में देखो, रिजल्ट्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 30 की जो मिनिमम सैलरी थी वो थी 1000, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 1000 से कंपेयर करना शुरू किया, जिस जिस डिपार्टमेंट की सैलरी 1000 से बड़ी थी उन सारों की डिटेल्स उसने शो करवा दी, एम्प्लॉय का नेम भी करवा दिया, सैलरी भी करवा दिया, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बता दी और उसका आगे डिपार्टमेंट नंबर भी बता दिया। लास्ट उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डिस्टिंक्ट क्लॉज इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद एनी ऑपरेटर टू प्रिवेंट रोज फ्रॉम बीइंग सेलेक्टेड सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब ये कि रेपिटेशन उसके अंदर ना आए, और रेपिटेशन को ऑफ करने के लिए, उसको ओमिट करने के लिए क्या किया जाता है, एनी ऑपरेटर के साथ डिस्टिंक्ट क्लॉज को यूज किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं, हम कंपेयर करवाते हैं सारी वैल्यूज को। सिर्फ हमने, जैसे लास्ट में हमने कहा था कि डिपार्टमेंट नंबर 30 की हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो हम सिर्फ 30 के साथ नहीं, हम बाकी सारी वैल्यूज के साथ भी उसका कंपैरिजन करवाएंगे। ऑल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय अ सब क्यूरी। अब यहाँ पे अगर हम पिछले वाले में देखते हैं एनी के अंदर, तो उसने कहा था सिर्फ मिनिमम के साथ हम कंपेयर करवाएंगे, जबकि यहाँ पे वो क्या करेगा, सिर्फ मिनिमम के साथ नहीं करवाएगा बल्कि सारी वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करवाएगा। एग्जांपल देखिए, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 30। वो ये कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करो डिपार्टमेंट नंबर 30 के साथ, और डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर ये चेक करें कि हर एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो आपके जो बाकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी है उससे कम होनी चाहिए। यानी कि हम सिर्फ लोएस्ट सैलरी की बात नहीं करें, हम सारी डिपार्टमेंट की सारी सैलरीज की बात करें, चाहे वो कम है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब उसके लिए क्यूरी उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर। ये वही स्पेसिफिकेशंस है जो उन्होंने कहा था कि आप एम्प्लॉयज की प्रिंट करवा दें। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल। अब उसने क्योंकि कहा था कि मोर देन एवरी एम्प्लॉय, अब यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय आपका कीवर्ड है, उसने मिनिमम सैलरी नहीं कहा बल्कि उसने क्या कहा, मोर देन। मोर देन के लिए उन्होंने ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया। एवरी एम्प्लॉय के लिए उन्हें क्या किया, ऑल ऑपरेटर यूज कर लिया। और आगे की आप क्यूरी देखो वो बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे एनी ऑपरेटर के अंदर यूज की थी। अब जब हम रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स में उसने ये नहीं किया कि डिपार्टमेंट नंबर 30 की भी वैल्यूज शो करवाए जो उसने एनी ऑपरेटर के रिजल्ट्स में शो करवाई थी। आप अगर एनी ऑपरेटर के रिजल्ट्स में देखो तो यहाँ पे 30 की वैल्यूज भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 30 की सारी वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा था, तो हुआ इस तरह से कि डिपार्टमेंट नंबर 30 की सारी वैल्यूज जब कंपेयर की तो डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 की वैल्यूज उससे ज्यादा निकली थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैविंग क्लॉज विद सब क्यूरी। हैविंग क्लॉज को भी हम यूज कर सकते हैं, लिखने का मेथड बिल्कुल सेम है जिस तरह से हम प्रीवियसली क्यूरी के साथ लिखते थे। नेस्टेड सब क्यूरी कैन आल्सो बी यूज्ड इन हैविंग क्लॉज। द वेयर रेफर्स टू सिंगल रो एंड हैविंग रेफर्स टू ग्रुप ऑफ रोज स्पेसिफाइड इन ग्रुप बाय क्लॉज। हैविंग क्लॉज को लिखना जो हमने है वो बिल्कुल सेम उसी मेथड से लिखना है सब क्यूरी के अंदर भी, जो हम सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखते होते थे। उसके बाद आपके बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर सब क्यूरीज। इसको सिर्फ एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग असाइनमेंट है। और उसके बाद एक आपका छोटा सा और टॉपिक है दैट इज को रिलेटेड सब क्यूरीज, यानी कि ऐसी क्यूरीज जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही होती हैं या सिमिलर होती हैं, उनको हम बारी बारी लिखने के बजाय उनको आपस में को रिलेट करके किस तरीके से सिंगल क्यूरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसको भी आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है एग्जिस्ट ऑपरेटर।
एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास मल्टीपल रोज मौजूद हैं आपकी क्यूरी के अंदर। एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी हर क्यूरी के अंदर जाएगा, हर रो को चेक करेगा आपकी क्वेश्चन की वैल्यूज को, और उसके बाद वो चेक करेगा कि आप जिसके साथ उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं इधर वो वाकई ही पर्टिकुलर वैल्यू आपके टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर तो एग्जिस्ट करती होगी तो एग्जिस्ट ऑपरेटर आपको जो रिटर्न करेगा वो बुलियन वैल्यूज होंगी, यानी कि आइदर वो ट्रू में रिटर्न करवाएगा वैल्यू या फिर फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि अगर तो वैल्यू मैच कर गई है आपके टेबल के अंदर तो ये ट्रू रिटर्न करवा देगा, और अगर वैल्यू मैच नहीं की है यानी कि वैल्यू आपके टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में ये क्या रिटर्न करवा देगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करवा देगा। थैंक यू वेरी मच।